हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डे 9 में पहुंच चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ये है मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आता है कि भाई ये सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड अ प्लैनेट। तो रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट के अगर चारों तरफ ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है कोई चीज़, तो हम उसको सैटेलाइट बोल देते हैं। ओके, अभी अभी आपने देखा था एस्केप वेलोसिटी वाले पार्ट में, पिछले लेक्चर में, कि क्या होता था कि हम अलग अलग स्पीड देते थे और ये क्या होता था कि अलग अलग पाथ फॉलो करके कभी कभी तो वो लौट के आ जाता था और कभी कभी ये क्या होता था, एस्केप हो जाता था, बाहर चला जाता था। तो हमने देखा कि एक ऐसी वेलोसिटी आपने दिया था जिसमें कि एक बॉडी क्या करे, सर्कुलर मोशन करे प्लैनेट के चारों तरफ। मान लो ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, प्लैनेट के चारों तरफ ये पाथ है, ये पाथ हो सकता है, ये भी पाथ हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सी वाली बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि सर्कुलर वाली, और एक कौन बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं एस्केप वाली। तो ये जो वेलोसिटी है जिससे कि वो सर्कुलर मोशन करे चारों तरफ, प्लैनेट के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करते रहे, उस वेलोसिटी को की जो वैल्यू है वो होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा होती है ये वैल्यू। इसमें क्या करता है, इसमें प्लैनेट, इसमें जो बॉडी है वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये केवल अर्थ के लिए, फॉर अर्थ ओनली, फॉर अर्थ ओनली। किसी और प्लैनेट के लिए ये वैल्यू अलग हो सकता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि भाई कि एस्केप वेलोसिटी वाली का वैल्यू कितना था, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड था, जिसमें कि जो बॉडी है वो क्या होता था, एस्केप हो जाता था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। और कौन सा पाथ फॉलो करके एस्केप होता था, तो ये फॉलो करता था पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ फॉलो करके ये क्या होता था, एस्केप हो जाता था। ओके, अब हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई ये स्पीड कितनी होती है सैटेलाइट की। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट। अब स्पीड को जानने के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपने पास कि मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इसकी वेलोसिटी होगी, एंगुलर फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट की जो फोर्स लग रहा होगा सर्कुलर मोशन करने की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा। सेंट्रीपेटल भी आप बोल सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल भी बोल सकते हो, अब बस आपको बैलेंस ही तो करना है। तो कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बोलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस सेंट्रीपेटल फोर्स या आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, ये कैसा होगा, ये बैलेंस किया जाएगा किसके थ्रू, ये बैलेंस किया जाएगा ग्रेविटी के थ्रू। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, सेंट्रीपेटल बोल रहा हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहे हो। सोचो कि ये जो है ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसको ग्रेविटी तो खींच रहा है, और तो खींच रहा है, तो ग्रेविटी अगर खींच रहा है तो ये इधर खींचा क्यों नहीं जा रहा है। तो जवाब है कि इस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम है कितना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो कि ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज बैलेंस बाई एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर, एम एम यहाँ से कैंसिल। सो यहाँ से आपकी वैल्यू आती है, v इज इक्वल टू होता है जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर, है ना, कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर। यहाँ पे एक देखो छूट गया, ये आर को यहाँ पे बैलेंस कर दीजिए। हाँ, अब ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसके जैसा ही आपने एक चीज़ पढ़ा था, याद है, आपने पढ़ा था एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है 2 जी एम अपॉन आर, याद आया कुछ। लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी है, ये तो गोल गोल घूमने सर्कुलर वाली वेलोसिटी है। ठीक है, इसी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी भी बोलते हैं, तो मैं वी सी बोल देता हूँ, वी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो रूट जी एम अपॉन आर आ गया। इतनी बात समझ में आती है। चलिए यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आपको बताता हूँ आगे। 1 2 3 4 हो गया। चलो, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी हमने निकाला वी सी, जिसको हम बोले थे, इसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोलते हैं, वी ओ भी बोलते हैं। क्या मतलब है इसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी।
तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ गया, रूट ऑफ gm/r, बोल सकते हैं ऐसा। अच्छा, ये जो v होता है, v दिस इज फ्री फ्रॉम या इंडिपेंडेंट ऑफ, फ्री फ्रॉम ऐसे लिख देता हूँ, फ्री फ्रॉम द मास ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट के मास से कोई लेना देना नहीं है इस v को, ठीक है। आप चाहे भारी बनाओ हल्का बनाओ, ये v जो है वो फिक्स है। कब लेकिन फिक्स है, जब आपको यहाँ पे कंडीशन है कि इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस से बहुत क्लोज होना चाहिए। कितना क्लोज, तो जवाब है कि कुछ किलोमीटर्स हो सकते हैं, कुछ किलोमीटर, और वो है कि क्लोज। हाँ भाई, ये रेडियस के अगर कंपैरिजन में आए, मतलब रेडियस को अगर कंपेयर करें इस दूरी से, हाइट से, तो क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे रेडियस है 6400 किलोमीटर, हम बोल रहे हैं 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तो क्या हुआ, उसके सामने बहुत छोटा हो गया। अच्छा, तो अपने पास क्या आ गया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना, रूट ऑफ gm/r। ये कैपिटल आर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि स्मॉल आर जो यहाँ पे जो स्मॉल आर था, हम उसको रिप्लेस कर दिया r प्लस एच से, एंड सिंस h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो हम क्या बोल देंगे, r इज इक्वल टू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। ये सब तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, ओके। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि gm इज इक्वल टू क्या होता है, याद है, gm इज इक्वल टू अभी तक याद हो गया होगा आपको, gr² होता है। तो क्या मैं v0 इज इक्वल टू बोल सकता हूँ कि gr²/r, दैट इज कितना, रूट ऑफ gr। आया समझ में। अच्छा, अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ तो कितना आता है, v0 इज इक्वल टू रूट ऑफ gr, है ना। तो मैं यहाँ पे आ गया 6400 किलोमीटर है, तो मैं इसको, अच्छा किलोमीटर में जाने देते हैं, ठीक है, कितना आ गया, 6400 किलोमीटर है। अच्छा, एक काम करो, इसको पहले मीटर में ले आओ, बाद में अपन किलोमीटर में वापस कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, और अपनी g की वैल्यू है 10, ठीक है, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, हमने इसलिए यहाँ पे मीटर में रख लिया। अब बताइए कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 और 3, 3 और 3 6, तो मैं यहाँ पे इसको बाहर कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे आ रहा है 8 8 जा 64। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हो गया 8 किलोमीटर, ये क्या था, मीटर पर क्या, सेकेंड, ये है किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर हम किसी चीज़ को फेंकें तो वो धरती पे कभी नहीं गिरेगा, वो क्या करेगा, गोल गोल घूमते रह जाएगा धरती के चारों तरफ, ठीक है। लेकिन कंडीशन है कि उसको बहुत ऊपर भी मत भेज देना एज कंपेयर टू रेडियस के कंपैरिजन में अगर आप भेजने लग जाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पे भेजोगे, तो ये वैल्यू बदल जाएगी। आता है बात समझ में ये चीज़। अच्छा, अब एक छोटा सा टॉपिक है कि भाई ये जो चीज़ है, पहले आप यहाँ तो कॉपी कर चुके हो, चलो कॉपी कर लो इस चीज़ को, ओके। अब हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन v0 एंड v, रिलेशन बिटवीन v0 एंड ve। तो आपको पता है ve इज इक्वल टू क्या होता है, √2gr होता है, और v0 क्या था, ये था √gr। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना आता है, ve/v0 इज इक्वल टू √2 बचेगा। समझ में आ रहा है, gr कट जाएंगे, ओके। चल लिख के बता देता हूँ, gr और यहाँ पे क्या आ गया, रूट ऑफ gr। तो ये और ये तो कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा, √2 बचा। सो हम बोल सकते हैं ve इज इक्वल टू v0 इंटू कितना, √2। याद रहेगा ये चीज़, √2 इंटू v0। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई गई है। अब एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। अब है हमारे पास कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन VE एंड VO फॉर अर्थ। तो आपको पता है VE कितना होता है, VE फॉर अर्थ होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और VO कितना होता है, ये था 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, दोनों को आप माइनस कर दीजिए, VE माइनस VO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11.2 माइनस 8 जो कि होता है 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये चीज़। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, यूं ही पूछ लिया आपसे कि आपका ध्यान जाए कि VE और VO अलग अलग होते हैं। अब है हमारे पास कि अ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ्स ऑर्बिट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इजेक्टेड फ्रॉम अ सैटेलाइट।
देखो क्या हो रहा है कि अर्थ तो यहाँ पे है और सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है यहाँ से, बट मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से कोई बॉडी को फेंका गया, कुछ ऐसे फेंका गया कि ये बाहर चला जाए, ये रिवॉल्व ना करे, ये कहे क्या हो जाए, बाहर चला जाए। तो अब क्या करें, तो मैंने बोला कि देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी चाहिए, इसको बाहर जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रिक्वायर्ड एनर्जी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एस्केप वेलोसिटी वाली एनर्जी होनी चाहिए, मतलब हाफ m v0 का स्क्वायर, और v0 कितना होता है, v0√2, मतलब स्केप करना है ना इसको, तो ये वाला होना चाहिए। मतलब कितना हो गया, m v0 और 2 कट जाएंगे, है ना, ये वाला एनर्जी होना चाहिए। और यही तो आपसे पूछा है कि रिक्वायर्ड एनर्जी मतलब कितना उसके पास एनर्जी होनी चाहिए जब वो क्या हो जाए, इजेक्ट हो जाए। तो इतनी एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी जितना चाहिए उतना उसके पास होगा, तभी तो वो क्या हो पाएगा, बाहर निकल पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इट शुड बी बी। आ गया समझ में। अब अगला हमारा जो टॉपिक है यह है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए। अब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है t इज इक्वल टू 2πr/v। कहाँ से आया ये, आपको पता है ना, ये है डिस्टेंस कितना हो गया, अगर गोल गोल घूम रहा है तो 2πr होगा, और वेलोसिटी से आपने डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया, आपको मिल गया टाइम। यही फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तो यही है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ कि 2πr जैसा का वैसा, और ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी होता है gm/r। बोलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं 2π, और r पे पावर ऊपर जाके ये हो जाएगा 3/2, और नीचे जैसा था रूट में वैसे ही, ठीक है। सो ये अपना क्या आ गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π r पे पावर 3/2 बाई रूट gm। ठीक है यहाँ तक। क्या हम gm की जगह पे gr² लिख सकते हैं, gm इज इक्वल टू gr², स्मॉल gr² लिख सकते हो। चलो तो लिख के देखते हैं कितना आ गया, 2π r पे पावर 3/2, और यहाँ आ गया रूट के अंदर g, ठीक है, और r तो बाहर चला आया, ठीक है, तो यहाँ पे r लिख देता हूँ, ये r स्मॉल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये कितना हो गया r। ठीक है यहाँ तक। तो ये अगर यहाँ पे डिवाइड हो जाए तो कितना बचेगा, 2π r पे पावर 1/2, और यहाँ पे क्या आ गया, रूट ऑफ g, जिसको अगर हम लोग इस तरीके से भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2π रूट ऑफ r/g। ओके, तो ये समझ में हम लोग को आता है कि यार ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अपने पास है gm इज इक्वल टू gr²। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ कि t² इज इक्वल टू हो जाएगा 2π r पे पावर 3/2, और यहाँ कितना आ जाए, यहाँ पे आ जाए gr², पूरे पे क्या है, रूट है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, t इज इक्वल टू है ना, स्क्वायर तो हट चुका है। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड अगर आप स्क्वायर करो तो क्या आता है, t² इज इक्वल टू 2 × 4 π² r पे पावर 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा gr²। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये सब कांस्टेंट नहीं है, अर्थ के लिए g और r कांस्टेंट है, 4π² तो कांस्टेंट है ही ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, जो कि केपलर का तीसरा नियम भी है, पढ़ाऊंगा मैं आगे। तो फिलहाल तो आप ये देख लीजिए कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, r³। मतलब हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे ये भी बात बोलेंगे। समझ में आता है ये चीज। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं, पहले यहां तक आप लिख लीजिए। अब अगर मैं यहां पे बोलूं कि अ सैटेलाइट is at an altitude of r above earth, अर्थ से r ऊपर है, बहुत ऊपर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अर्थ है, इसकी रेडियस मान लो r है, तो मैं बोल रहा हूँ r और ऊपर चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ,
अब ये सैटेलाइट क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, होगा। फिर आपको वही पुराने कैलकुलेशन में स्मॉल r की जगह पे 2r पुट करके कैलकुलेट करने होंगे। तो इस तरीके से ना आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी थी कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, अगर अर्थ सरफेस से बहुत क्लोज है तो बताइए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में बदलाव, 2πr/v हमने बोला था। सो 2πr अपॉन r की जगह पे कैपिटल R लिख देता हूँ, क्योंकि r तो बहुत नज़दीक है, मतलब हाइट बहुत नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू r, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आपने बोला था कि gm अपॉन क्या होता है, r होता है। ठीक है, सो यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा 2πr अपॉन रूट ऑफ, यहाँ पे मैं g r² अगर पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा। सो यहाँ पे फाइनली अपने पास आ रहा है कि 2π रूट ऑफ r अपॉन g। बोलो ये चीज़ समझ में आता है कैसे हुआ, तो ये पता है ना, यहाँ से r यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट के रूट ऊपर में बचेगा। सो फाइनली आपको ये कैलकुलेशन आती है। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए ना तो ये बड़ा अच्छा आएगा वैल्यू कि 84.6 मिनट। मतलब क्या हुआ कि अगर आप बहुत क्लोज हो अर्थ से तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, लगभग 1.5 घंटे के आसपास। मतलब 84.6 जो है वो लगभग मैं 1.5 घंटा बोल रहा हूँ, हालांकि 1.5 घंटा का मतलब 90 मिनट होता है, पता है। सो टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, 84.6 मिनट। ठीक है, क्लियर ये चीज। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एनर्जी ऑफ सैटेलाइट देखते हैं कितना होता है। तो देखो सैटेलाइट यहाँ पे स्मॉल m हमने रखा है और ये मास ऑफ अर्थ हमने ले लिया है, ठीक है, कैपिटल M को, और ये इसका क्या है, ऑर्बिट है, दिख रहा है आपको। तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी तो आप बता सकते हो मुझे कितना हो जाएगा, 12 mv²। ठीक है, क्या हम v की जगह पे वैल्यू लिख सकते हैं कुछ जो हमने देखा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 m, और v² की जगह पे क्या लिख दूँ, gm अपॉन r लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा gmm अपॉन 2r। दिख रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी समझ में आई। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है कि माइनस साइन ऑफ gmm अपॉन क्या, अपॉन r। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो ये है माइनस gmm अपॉन r प्लस क्या हो गया, gmm अपॉन 2r। अगर आप इसको gmm अपॉन r कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आता है, -1 + 1/2, जो कि कितना आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ gmm अपॉन 2r। तो समझ में आ गया आपको। अच्छा, माइनस साइन यहाँ पे क्यों आया है टोटल एनर्जी का, माइनस साइन इसलिए आया है कि अभी भी ये क्या है, ये सैटेलाइट जो है वो बाउंडेड है, किससे, तो अर्थ की ग्रेविटी से बाउंडेड है। अदरवाइज ये क्या होता, ये तो छोड़ के चला जाता। तो सैटेलाइट फिर किस तरीके का सैटेलाइट हो गया भाई, जो हमने लॉन्च किया और कभी भी लौट के आए ही ना, मतलब अर्थ से बहुत दूर चला जाए, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब सैटेलाइट का क्या मतलब होता है कि अर्थ के इन्फ्लुएंस, अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में उसको रहना चाहिए। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या आएगा, निगेटिव। तो निगेटिव एनर्जी क्या बताता है, यहाँ पे लिख देते हैं, निगेटिव एनर्जी indicates that satellite is still bounded with Earth's gravity। ठीक है, लिख दीजिएगा। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आई। तो अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन चाहता हूँ कि बताऊँ कि कैसा हो जाएगा, तो मैं बोलूँ कि u इज इक्वल टू जो है वो अगर -x है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा x अपॉन 2। दिख रहा था ना आपको, आधा होता है। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में नीचे 2 आ गया था और u में क्या आया था, 2 नीचे नहीं था। तो मैं बोलूँ कि ये u जो है वो नेगेटिव साइन के साथ डबल है, तो अगर ये x है तो ये क्या होगा, x अपॉन 2 हो जाएगा। और टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये भी होगी x अपॉन 2, बट क्या होगा, माइनस साइन, देख रहे हो। तो ये ना एक कंपैरिजन आ गया। तो मैं अगर ऐसे लिखूँ कि u इज टू काइनेटिक एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है, तो भाई हम बोलेंगे कि -1 इज टू 1/2 इज टू -1/2। 2 से अगर सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऐसे दिखाई देगा आपको। ठीक है,
तो ये क्या आ गया अपना, ये अपना रेशियो के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गई ये चीज़। तो अगर आपसे यहीं पे सवाल पूछ लेता कि टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों होता है, तो आप बता दीजिएगा उसका आंसर। बहुत अच्छा, चलो तो यहाँ तक आप पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आपको 2 बढ़िया सवाल कराता हूँ एंड देन ये लेक्चर यहीं पे ओवर। सवाल बोला हुआ है कि 2 सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड एट R and 3R फ्रॉम अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो R है वो कितना है, यहाँ पे जो R है वो है अपना 2R। पता है ना कैसे, कि भाई R हाइट से ऊपर फेंका गया है, दिख रहे हो एक ऐसे, मतलब ये R है, तो ये टोटल सेंटर से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी 2R। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये है 2R और यहाँ जहाँ पे 3R है वहाँ पे एक और R मिलके हो जाएगा क्या 4R। ये बात समझ में आती है। चलो ये बात अगर समझ में आती है तो आप काइनेटिक एनर्जी निकालना आपको आता है, कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर लिख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, वी स्क्वायर का मतलब है जी एम अपॉन 2R। ठीक है, स्क्वायर था तो रूट यहाँ पे गायब हो गया। तो अब यहाँ पे कितना आ रहा है जी एम एम अपॉन कितना 2 2 जा 4R। इसका भी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ये कितना आएगा हाफ एम वी स्क्वायर और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ एम और यहाँ हो जाएगा जी एम अपॉन 4R। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जी एम एम अपॉन 4 2 जा 8R और इन दोनों का रेशियो कितना आएगा 1:2। तो मैं यहाँ पे रेशियो लिख देता हूँ कि के ए बाई के बी, काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये है कितना, तो ये है 1 अपॉन, कैसे लिखूँ, ये हो गया 1/4, बाकी सब मान लो कांस्टेंट है, k/4 लिख देता हूँ, पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी है ना, जी एम एम अपॉन 4R, यहाँ पे भी लिख दो जी एम एम अपॉन 8R, ये और ये कट गए, यहाँ से R और R कट गया, सो यहाँ पे आ जाता है फाइनली 2, मतलब के ए अपॉन के बी इज इक्वल टू कितना 2। ये समझ में आ गई। चलो पोटेंशियल वाली भी बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी एम एम अपॉन आर, आर मतलब क्या हो गया 2R, यहाँ पे कितना आ गया यू बी कितना आ गया जी एम एम अपॉन 4R, यही होगा। तो अब मुझे बताइए कि यू ए बाई यू बी कितना हो जाएगा, यू ए बाई यू बी कितना हो जाएगा जी एम एम अपॉन 2R बाई जी एम एम अपॉन 4R। सो ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर आर आर भी कट कर लो, सो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, मतलब यू ए अपॉन यू बी भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2। ठीक है, मतलब जो जितना नज़दीक होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा और काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा। क्लियर है ये चीज़। चलो ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट एक आखिरी सवाल अपन ले लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन है ये है 2013 IIT JEE में पूछा हुआ, बोलता है कि अ सैटेलाइट हैज़ टू बी लॉन्च एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2R। 2R के एल्टीट्यूड से हमको क्या करना है, लॉन्च करना है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस में मान के चल रहा हूँ कि देखो ये वाला है, ये अर्थ है अपना, और यहाँ से 2R मतलब कितना हो गया, ये टोटल कितनी दूरी हो गई फिर 3R, दिख रहा है ये वाला दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 3R है। अच्छा, फिर क्या बोलता है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्चिंग द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस इनटू इट्स ऑर्बिट। सरफेस से यहाँ तक भेजने में हमको कितनी एनर्जी खर्च होगी। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर रखा हुआ है तो इसके पास कितनी एनर्जी है, जो भी आया होगा, और यहाँ पे एनर्जी है वो कितनी है, तो जितना का डिफरेंस है उतना हमको देना पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो मैं लिख रहा हूँ कि टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट ऑर्बिट कितना होगा। तो जवाब है कि ये हो जाता है, फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन 2R। टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना टोटल एनर्जी में कितना होता है, नीचे 2R होता है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन 2, और R के जगह पे क्या लिखूँ बेटा, मैं यहाँ पे 3R लिख दूँ, तो कितना हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन 6R होगा कि नहीं होगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट सरफेस, सरफेस पे उसके पास कितना है, सरफेस के पास अगर सैटेलाइट है, सैटेलाइट रखा हुआ नहीं है, सैटेलाइट है वो मतलब घूम रहा है, तो उसके पास कितनी एनर्जी है। जवाब है कि U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन, एक तो हो गया कितना R, ये वाली एनर्जी है, उसके पास क्या है
उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मतलब घूम नहीं रहा है, वो वहाँ पे रखा हुआ है सिंपली, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस जी एम एम बाई आर। तो मैं बोलूँ कि ये वाली एनर्जी, ये एनर्जी में कुछ अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यही बात करना चाहते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो U है, U प्लस एनर्जी मैंने इसको दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, एनर्जी एक सप्लाई किया है, E नाम से एनर्जी मैंने सप्लाई दिया है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी और मतलब ये वाला हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन कितना 6R। समझ में आ रहा है कि देखो पहले जो एनर्जी थी वो U थी, उसमें मैंने कुछ एनर्जी दिया, तो अब वो किस कहाँ के एनर्जी के बराबर हो गया, यहाँ के एनर्जी के बराबर। कितना होता है, तो माइनस जी एम एम बाई 6R होता है। क्या आप यहाँ से E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन 6R, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर, यही होगा, माइनस था तो उधर जाके प्लस हो गया। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 जी एम एम अपॉन 6R। बोलो सही है, यही एनर्जी अपने को क्या करनी होगी, देनी पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, इट शुड बी डी। आसान सवाल। तो आई होप आपको सारे के सारे जो टॉपिक हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है समझ में आए होंगे। थैंक यू।